Hello guys, welcome to Neri Bacha. Today we are going to discuss the current affairs questions for international relations for UPSC prelims 2025 और ये जून के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं. पॉलिटी वाली वीडियो मैंने पहले डाली थी, तो मंथ वाइज जो टॉपिक वाइज जैसे बुक में दिया है सेम उसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम्ड है ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो सके. और 5-5, 6-6 मिनट की एक वीडियो है, तो आप देखोगे तो आपका वो मंथली रिवीजन पूरा हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली फॉर जून मंथ. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इंडिया पहले करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट G7 के बारे में कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कौन से ठीक है इसमें से. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप. दूसरा, G7 समिट 2024 वाज हेल्ड इन इटली. तो इंडिया मेंबर है G7 का कि नहीं? नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, सो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग. दूसरा, G7 समिट 2024 वाज हेल्ड इन इटली. क्या ये राइट स्टेटमेंट है? अब जितनी भी इंटरनेशनल समिट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल G7, G20, ब्रिक्स हो गई, SCO हो गई, और जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं उसके क्वेश्चंस आते हैं. आसियान हो गई, है ना. दीज काइंड ऑफ समिट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड अगर आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देखोगे तो यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चंस व्हिच आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल अफेयर्स रिगार्डिंग द important organizations and their summits, especially India जिसमें member है. ठीक है, तो which of the above statements are correct? A, 1 only, 2, B only, C, both 1 and 2, and D, none of the above. तो इसका right answer है 1 तो हटा दिया हमने, तो both तो होगा ही नहीं. So answer 2 is right. G7 summit 2024 was held in Italy. अब इसका explanation देख लेते हैं. G7 is a group of most developed and advanced economies of the world, which is France, Germany, Italy, UK, Japan, US and Canada. तो G7 में जो 7 members हैं आपको पता होने चाहिए कौन से. फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, US and Canada. फिर the leaders of important international organizations like EU, IMF, World Bank and UN are also invited. Summits are held annually, हर साल होती हैं, and hosted on rotation basis by the group's members. Last 50th summit of G7 was held in Italy. तो 2024 में 50th summit थी इसकी, thus it was important, it was held in Italy. Okay. अब G7 countries कौन से हैं आपको पता होने चाहिए. ठीक है, US, Canada, UK, France, Italy, Germany and Japan. These are the 7 G7 countries. Okay. Question number 2. The Nagorno-Karabakh conflict is between which of the following countries? अब ये conflict पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये किन countries के बीच में है? A, रशिया यूक्रेन, B, आर्मेनिया जॉर्जिया, C, आर्मेनिया अजरबैजान, या फिर D, अजरबैजान जॉर्जिया. तो इसका राइट आंसर है सी, आर्मेनिया एंड अजरबैजान. तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है, काफ़ी टाइम से है. एंड पिछले साल 2023 में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, बट इट्स एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट. एंड तो जितने भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो आपको पता होने चाहिए. जैसे यूक्रेन का हो गया, फिर इसराइल पैलेस्टीन हो गया, जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, उसकी जोग्राफीज के ऊपर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आते हैं. ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट क्या है. Nagorno-Karabakh is also known as Artsakh by Armenians. Artsakh या फिर Artsakh जैसे आप pronounce करो. It's a landlocked mountainous area in the Caucasus region, the transcontinental region between the Black Sea and the Caspian Sea. See, why I'm focusing on these kind of conflicts, because the geography based questions will directly come. ठीक है, Caspian Sea से कौन सी countries लगती हैं, Black Sea से कौन सी लगती हैं. तो आप जब भी UPSC की तैयारी कर रहे हो तो keep a at list and keep on, like if there's a particular topic which is in news, you have to keep on revisiting the atlas and see, okay, this is the particular area which is in conflict, और इससे कौन सी आपकी seas लग रही हैं, international boundaries लग रही हैं, वो आपको पता होना चाहिए. Okay, so it is an internationally recognized as part of Azerbaijan, but inhabitants are predominantly ethnic Armenians. Okay, और यहाँ पे ये कहीं लाई करता है. Okay, this is Azerbaijan, so it's a conflict zone between Azerbaijan and Armenia. अब कैस्पियन सी से कौन से लगते हैं, ब्लैक सी से कौन से लगते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. Okay. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडस-एक्स. इंडस-एक्स के बारे में आपके 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. पहला, इट वाज लॉन्च्ड इन 2001. दूसरा, इट स्टैंड्स फॉर इंडिया यूएस डिफेंस एक्विजिशन एंड टू बिल्ड डिफेंस ब्रिज बिटवीन द 2 countries अंडर द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू?
सी यूपीएससी जनरली प्लेज विद द डेट्स, ठीक है, तो डेट्स आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, कई बार वो गलत डेट दे देते हैं. सो फॉर एग्जांपल यू नो देयर वाज दिस क्वेश्चन कि जो एसडीजी गोल्स थे उनको कब बनाया गया, या फिर ब्रिक्स की समिट इस तब से शुरू करी है, एससीओ बहुत टाइम से, दे विल गिव यू स्पेसिफिक डेट एंड देन दे विल आस्क कि अच्छा ये तब हुआ था कि नहीं हुआ था. तो डेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. So which of the above statements to first statement is wrong? It was not launched in 2001. Second statement is right. It stands for India-US Defense Acquisition and to build defense bridge between the two countries under the Initiative on Critical and Emerging Technologies. Now this statement is right. So which of the above statements are true? One is wrong and second is right. Intersex, the United States Department of Defense and the Indian Military Defense participated in the second US Defense Acquisition Acceleration System. ये इसका full form है, which was held in New Delhi, India. The summit was jointly organized by Innovations for Defense Excellence, IDEX, MOD, and the DoD, and coordinated by US-India Business Council and the Society of India Defense Manufacturers. So it was launched in 2023, not in 2001. Okay. Now question number 4, which of the statements regarding Indo-Pacific Economic Framework is incorrect? यहाँ correct की बात नहीं हो रही है, incorrect की बात हो रही है. It was launched in 2001. Objective is to strengthen economic engagement between the partner countries. C, basic aim is to promote peace and prosperity in the Indo-Pacific region, and it is not a free trade agreement. It is not a free trade agreement. So incorrect पूछ रहा है, हमेशा मार्क कर लो, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है. तो राइट आंसर इज ए, इट वाज नॉट लॉन्च्ड इन 2001. एक बार देखते हैं हम. द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको IPEF बोलते हैं, it was launched by US and other countries of the Indo-Pacific region in 2022. So it was not launched in 2001. The 14 IPF partners represent 40% of the global GDP and 28% of the global goods and services trade. It seeks to strengthen the economic partnership. मतलब वही है कि आपकी economic partnership हो, जितने भी countries उसमें participating है, तो 14 countries हैं जो participating है. ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से हैं. ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, and USA. These are the 14 countries which partner in Indo-Pacific Economic Framework, and it was launched in 2022. Okay, IPF partners 40% of the global GDP and 28% of the global goods. ऐसे नहीं पूछेंगे ट्रेड कितना है, बट कंट्रीज कौन से कब लॉन्च किया था, बेसिक एम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. Okay, last question. Consider the following about Colombo process. It is a platform that provides for the consultations on the management of the overseas employment and contractual labor. India is one of the founding members. So which of the above statements are correct? One only, two only, both 1 and 2, या फिर D, none of the above. तो इसका right answer है C, both 1 and 2. Colombo process क्या है? Consultations on the management of overseas employment and contractual labor. और इंडिया इसका founding member है. एक बार देख लेते हैं इसके बारे में. The Colombo process comprises of 12 Asian member states and serves as a regional consultative program. It aims to promote the sharing of best practices related to overseas employment. जो बाहर migrant workers जाके काम करते हैं, उनके लिए important है. In South and Southeast Asia. Okay. The 12 member states include Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam. And the founding states में India is also one of the founding states. So in the past, it has been chaired by Afghanistan, Nepal, Sri Lanka, the Philippines, Indonesia, and Bangladesh. And the decisions are under Colombo. The decisions which are under Colombo process, they are by consensus and they are not binding. ऐसा नहीं है कि आपने decision ले लिया तो that has to be binding. Okay. So basically किस लिए है? Overseas employment के लिए है. For countries in South and Southeast Asia, that sends migrant workers abroad. क्योंकि यहीं से ही ज़्यादातर आप देखो migrant workers जाते हैं बाहर. Okay. So here are the 5 questions of international relations. इसमें international relations जून का cover हो गया है, and I'll be coming up with economy next. And guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.